सेना की नार्दन कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों और राष्ट्र के लिए एक परिवर्तनकारी सुधार है और इसका मकसद सेना के ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में प्रतिमान परिवर्तन लाना है। बुधवार को श्रीनगर में नई रिक्रूटमेंट स्कीम के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए सैन्य कमांडर ने कहा कि यह देश भर के युवाओं को देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर भारतीय सशस्त्र बलों में 4 साल की छोटी अवधि के लिए अग्निवीर के रूप में सेवा करने का अवसर प्रदान करता है। ब्रीफिंग में शामिल हुए कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहूँगा जो आप लोगों ने वैसे भी मीडिया के बाकी चैनलों से ये पता कर ली होगी, काफ़ी प्रिंट आउट्स भी घूम रहे हैं, परंतु मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको बताऊं कि इस स्कीम का क्या मायने रखता है और कैसे ये भारतीय सेना को फ़ायदेमंद होगी। अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों और राष्ट्र के लिए परिवर्तनकारी योजना है, यानी ट्रांसफॉर्मेशनल स्कीम है। उसका उद्देश्य भारतीय सेना के लिए मानव संसाधन प्रबंधन में यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पैराडाइम शिफ्ट लाना है, यानी प्लेटफॉर्म शिफ्ट करना है, या जिसको हम बोलते हैं प्रतिमान परिवर्तन लाना है। यह योजना देश भर के युवाओं के लिए पेट्रियाटिज्म, नेशनलिज्म की भावना पैदा करने का अवसर प्रदान करती है, जिसमें 4 साल की अवधि में यानी ओनली फॉर अ 4 years पीरियड अग्निवीर के रूप में इंडियन आर्म फोर्सेस में सेवा करेंगे और देश की सेवा करने के लिए इच्छुक हैं, यानी जो वॉलंटियर्स होंगे उनको इसमें शामिल किया जाएगा। 4 साल की अवधि की पूरा होने पर अग्निवीर अपनी पसंद की नौकरियों में अपने भविष्य बनाने के लिए कॉरपोरेट और इंडस्ट्री, CAPF यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स सहित अन्य क्षेत्रों में रोजगार के लिए डिसिप्लिन, डायनेमिक और मोटिवेटेड और स्किल्ड फोर्स बनकर समाज में, सोसाइटी में जाएंगे। सशस्त्र बलों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्पिरिट डिको और टीम बिल्डिंग। इसमें इसके कारण मजबूती मिलेगी जब हम साथ साथ रहेंगे, साथ साथ सेना की जो ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे और उसके बाद टीम बिल्डिंग की भावना से हम लड़ाई में साथ में शामिल होंगे। इस योजना का उद्देश्य या जो एम जिसको हम कहते हैं वो टेक्निकल वर्गों को आवश्यक कौशल के साथ ITI डिप्लोमा धारकों के साथ उम्मीदवारों को नॉमिनेट और सेलेक्ट करके स्किल इंडिया पहल का भी उपयोग करना है। इससे क्या है कि जो ITI हैं उन्होंने हमको बताया है कि जैसे भी आपको सिलेबस चाहिए, जैसा भी कोर्स चाहिए, हम आपको वैसा बना के देंगे। इसीलिए ITI, इंडियन आर्मी और जो हमारे स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, तीनों का एक तालमेल बैठेगा ताकि जब वो 4 साल बाद बाहर निकले तो वो एक स्किल्ड मैन पावर के रूप में निकले। उनके पास एक अनूठा यूनिक स्किल और एक्सपीरियंस होगा जो रिलीज के पश्चात सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट साबित होगा। विशेष रूप से जो इसमें शामिल हैं वो हैं अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र, जिसको हम बोलते हैं अग्निवीर स्किलिंग सर्टिफिकेट। उच्च शिक्षा के लिए क्रेडिट फॉर हायर एजुकेशन क्रेडिट सिस्टम हैज बीन इंस्टीट्यूटेड इन इट। नया उद्योग शुरू करने के लिए वित्तीय पैकेज, इट मीन्स फॉर द फाइनेंशियल पैकेज फॉर द स्टार्टअप्स। एंड फाइनली फॉर अन्य संगठनों में अवशोषित होने के लिए पर्याप्त रूप से कौशल, इट मीन्स एब्जॉर्प्शन इनटू एनी ऑर्गेनाइजेशन विथ एडिक्वेट स्किल, एक्सपीरियंस एंड बैकिंग ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। इंडियन आर्मी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि सैनिकों की औसत आयु यानी एवरेज एज जो आमतौर पे आज 32 ईयर्स है, वो घट के अगले आने वाले दिनों में 5 से 7 साल में 26 साल हो जाएगी, यानी 26 ईयर्स हो जाएगी। Now, based on the organizational requirement policies, the technical skilling and training would be carried out. जैसे कि पता है आपको, पहले हम लोगों की 1 साल की ट्रेनिंग होती थी, अब इसको 2 भागों में बांटा जाएगा। सबसे पहले 24 से 32 वीक्स की वो ट्रेनिंग होगी जो निहायत ज़रूरी है उसको एक यूनिट में जाने के लिए। जब वो यूनिट में पहुंच जाएंगे तो जिसको हम बोलते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग, उस जॉब की ट्रेनिंग की जाएगी तो वो काम भी करेगा और सीखेगा भी। जैसे आप देखें कॉर्पोरेट वर्ल्ड और बाकी जगह भी यही होता है। जो स्किलिंग होती है वो 2 पार्ट्स में होती है। हम सैनिकों के लिए युवा और मजबूत समूह पर भरोसा कर रहे हैं जिसका नेतृत्व विशेष रूप से चयनित सर्वश्रेष्ठ लीडर्स द्वारा किया जाएगा। वी बिलीव इन द स्ट्रॉन्ग टीम विद द बेस्ट ऑफ लीडर्स हु विल बी लीडिंग देम and the best of results we assure you with the trained and technologically qualified manpower which you would be having. Our organizational ethos, संगठनात्मक लोकाचार और संस्कृति जिसको कल्चर बोलते हैं, अग्निवीरों के लिए सैन्य वैल्यूज़ और रेजिमेंटल स्पिरिट का इम्बाइब करने के लिए और एक बड़ा मोटिवेशन बनेगा। ये देश सेवा के अलावा सेना के नाम, नमक और निशान का जो हमारा वजूद है उसको और मजबूत करेगा।
अग्निवीर सशस्त्र बलों की डाइवर्सिटी यानी विविधताओं को बढ़ाएगा और पूरी तरह से इंटीग्रेट होकर इंडियन आर्मी में घुल मिल जाएंगे। ये हमारी यूनिटों, हेडक्वार्टर्स में और अदर एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, ऑपरेशनल यूनिट्स हैं, नॉन ऑप लोकेशंस हैं और आर्म्स एंड सर्विसेज, सब में वो शामिल होंगे। 4 साल बाद जो ये 100% लोग हैं, इनको वापस घर भेजा जाएगा, इनका टर्म्स ऑफ कंडीशंस ख़त्म हो जाएगा, रिलीज़ कर दिया जाएगा। उसके बाद एक सेंट्रल ऑटोमेशन सिस्टम में जिसमें कि सिलेक्शन प्रोसेस ऑलरेडी फेड है, जो रेगुलर सिलेक्शन होता रहेगा, उनकी मेरिट बनती रहेगी। उसके बाद पहले 25% को, फिर 25% को कॉल लेटर दिया जाएगा। उसके अलावा कुछ रिजर्व को भी रिजर्व वार्निंग दी जाएगी। 1 महीने के अंदर जो लोग आ जाएंगे उनकी रिपोर्टिंग मानी जाएगी और उनको रेगुलर सोल्जर की टर्म्स एंड कंडीशंस में एनरोल कर लिया जाएगा। जो कोई नहीं आ पाए किसी कारणवश से, किसी फैमिली प्रॉब्लम है या जो नहीं आना चाहते हैं, तो उसमें रिजर्व्स को बुलाया जाएगा और रिजर्व्स को फिर शामिल किया जाएगा। जो हमारी फ्यूचर अब जो भी रिक्रूटमेंट होगा वो हमेशा अभी अग्निपथ के तौर पर ही होगा। सिर्फ तो हम बोलते हैं ये हमारा हाई एल्टीट्यूड एरिया है। हाई एल्टीट्यूड में जितना जवान है, जितना यंग है, उतना वो ज़्यादा फिट माना जाता है। तो जैसे ही उम्र ढलती जाती है उसमें आप देखेंगे कि हमारी जो हाई एल्टीट्यूड की परेशानियां हैं वो हमारी शारीरिक क्षमता में थोड़ी कमी लाती है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अग्निवीर तो एक बहुत अच्छी स्कीम है हमारी, जो हमने रीबैलेंसिंग की है, जिसको हम बोलते हैं नदन फ्रंट की तरफ। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, नया खून लाएगा, नए जवान आएंगे और उनकी जो एक हमारी एक ताजगी है वो हम लोगों में एक कामयाबी पैदा करेगी। आसिफ कुरैशी, केबीपी। युवाओं को विभिन्न फील्ड्स में ट्रेन करने के लिए, उनमें डिसिप्लिन इंटरप्रेट करने का एक मकसद इस पॉलिसी में है। बट क्या आपको नहीं लगता है कि कश्मीर जैसे सेंसिटिव इलाके में जब इतनी बड़ी संख्या में जो ट्रेन बंदे बाहर आएंगे, उस चीज़ को नेगेट करने के लिए कि कहीं वो किसी गलत रास्ते में ना जाए, आर्मी क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स ले रही है, क्या एक्स्ट्रा मेजर्स करेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि आर्मी ही ऐसे बंदे ट्रेन करे जो कल आर्मी के अगेंस्ट हो जाए? आपका सवाल जो है ये मैं मीडिया में देख रहा हूँ, हर जगह घूम रहा है। सबसे पहली चीज़ है कि ये आधा जब ग्लास होता है तो आपको देखना है आधा ग्लास है या आधा खाली है, भरा है या खाली है। तो अगर आप सिर्फ खाली की तरफ देखेंगे तो खाली नज़र आएगा, नेगेटिव नज़र आएगा। अगर आप उसको भरा देखेंगे तो पॉजिटिव नज़र आएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारत देश इतना बड़ा सिविलाइजेशन है, तो अगर आप लंबे रास्ते में देखिए, अगर 4 साल वो ट्रेनिंग करेगा तो वो हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। आप देखिए एक जिम्मेवार नागरिक बनेगा। मैं तो आपको ये तक उदाहरण दे रहा हूँ, अब देखिए कहीं पे जैसे क्राइम हो रहा होता है कहीं भी, तो लोग क्या करते हैं, अनदेखा करके एक तरफ चल देते हैं। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब ये अग्निवीर कहीं सड़क पे चल रहा होगा और किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही होगी, कोई लड़की किसी को छेड़ रहा होगा, तो आप देखेंगे कि अग्निवीर आगे बढ़ के उसको रोकेगा और ये यकीन दिलाएगा कि जो उसकी आर्मी सर्विस है वो काम आएगी इस चीज़ के लिए। जहाँ तक ये है कि क्या वो नेगेटिव में जा सकते हैं, देखिए हमारी कोशिश ये है कि ये जो 4 साल की ट्रेनिंग लेगा, इसके बाद ये होल ऑफ नेशन अप्रोच जिसको हम बोलते हैं, आज ही आप देखिए अभी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि जो हमारे पुलिस है उसमें हम इसको प्रायोरिटी देंगे। हमारे होम मिनिस्टर जी ने बोला है, अभी अमित शाह जी ने ट्वीट किया है कि हम ऑलरेडी स्कीम बना रहे हैं कि हम इनको कैसे प्रायोरिटी देंगे CFPF में जो लोग होंगे। उसी प्रकार से एक हमारी भारत फौज बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें बाबा कल्याणी करके हैं, जिन्होंने मिलिट्री स्कूल में खुद तरबियत हासिल की है, उन्होंने भी बोला है कि जैसे ही ये लोग बाहर आएंगे मैं इनको दोनों हाथ से इनको कबूल करने के लिए तैयार रहूँगा। यानी कहने का ये मतलब है कि 4 साल की ट्रेनिंग और वो भी फ़ौज के साथ, जिसमें इतना बड़ा, देखिए मॉरल वैल्यूज़ जिसको हम बोलते हैं, इथॉस बोलते हैं, जो एथिक्स बोलते हैं, जो एक समाज में जो हमने इतना बड़ा एक डिसिप्लिन, आपका एक जो हम एक दर्जा हासिल करेंगे, इसको आगे आने वाले दिनों में दोनों हाथ से सब कोई पूरा समाज कबूलेगा। तो अब बाकी जहाँ तक सवाल है, 4 साल के बाद कोई गलत रास्ते पे जा रहा है, 40 साल बाद जा रहा है, 50 साल बाद जा रहा है, वो तो देखिए आपके और मेरे बलबूते के बाहर है। लेकिन हमारी कोशिश यही है, समाज की कोशिश यही है, सरकार की कोशिश वही है कि वो सही रास्ते पर जाए और हम होल ऑफ नेशन से ऐसा एक दायरा खड़ा करें कि उसे हर जगह सही कदम लेने के लिए मजबूर होना पड़े। जीनत फाजिल, रिपब्लिक टीवी। Sir, will there be an increase in the quota of vacancies as the various regional centers or recruitment centers are concerned? And then as Northern Command, do you see increase in the vacancies of recruitment
for Jammu and Kashmir, firstly. The second is, will the scheme be applicable to the women aspirants who are working in CMP or the earlier domains like nursing or the legal? बहुत सही सवाल पूछा है। मैं दूसरे सवाल का पहले जवाब देना चाहूँगा क्योंकि वो आपसे सीधे मायने रखता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज तो सीएमपी में हमने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया था, बट एक्सपेरिमेंट इतना अच्छा है, आज के दिन पे इतनी मांग बढ़ रही है। नदन कमांड में हर कमांडर मुझे बोलता है कि मुझे सीएमपी फीमेल ऑफिसर चाहिए, फीमेल जवान चाहिए है। तो कोशिश मेरी यही है कि ये हम धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ाते जाएंगे, जैसे कि एजुकेशन कोर में है, उसी प्रकार से बाकी जगह भी है, ये दायरा बढ़ाते जाएंगे और ये स्कीम विमेन के लिए भी लागू है, तो ये सबके लिए लागू है। पॉइंट नंबर 1। जहाँ तक इसका सवाल है, आप जैसे सुना होगा आपने, ऑल इंडिया सारे देश के लिए है। अभी तक क्या हो रहा है, कुछ जगहों पर आप देखेंगे कि जैसे कल एडिशनल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट पुरी ने बताया कि 25% जो तकरीबन है वहाँ से तकरीबन 50% लोग एम्प्लॉय हो रहे थे। तो जब होल ऑफ नेशन अप्रोच है तो जहाँ से नहीं हो रहा है वहाँ से भी होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से नेवी में भी जाएंगे लोग, एयरफोर्स में भी जाएंगे, पहले यहाँ से सिर्फ आर्मी में जाते थे। तो हमारा ये है कि जब से यहाँ लोग जो रिक्रूट हों वो पूरे देश में हर जगह जाएं, तो वो हमारा है। जहाँ तक पूरे वैकेंसीज़ का सवाल है, जो भारत देश में वैकेंसीज़ जितनी फ़ौज को दी जाएंगी उससे उतने में ही वो दायरे में रहेगा। बाकी वैकेंसी धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, जैसे कि हमारा रीस्ट्रक्चरिंग होता जाएगा, रीओरिएंटेशन होता जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आएगा वो प्री कंडीशन के साथ आएगा, प्री स्किलिंग के साथ आएगा, यानी उसका जो दर्जा होगा वो हमारे जैसे लोगों से काफ़ी ऊंचा होगा। खालिद हुसैन, जी टीवी। सर, आपको पता है जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर की स्थिति की अगर हम बात करें तो यहाँ युवाओं के लिए रोजगार की बहुत आर्मी कर भी रही है, तो इस ड्राइव में एक स्पेशल ड्राइव होना चाहिए कश्मीर के युवाओं के लिए ताकि वो भारतीय से। आपने जो सवाल है वो बहुत उचित है और इसीलिए आप देखेंगे कि जितनी हमारी आरआर यूनिट्स हैं वो इसीलिए कोशिश यही करती हैं कि लोगों को लाएं अपने पास, वहाँ पे ट्रेनिंग कराएं और जो हम कहते हैं कि उसमें एग्ज़ामिनेशन की भी तैयारी कराएं, रिटन एग्ज़ामिनेशन की भी ट्रेनिंग दें। तो हमारा जो पूरा यहाँ पे इंडियन आर्मी और राष्ट्रीय राइफल जो लगी हुई है, इसीलिए लगी हुई है कि हम सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग दें और इस ट्रेनिंग के मद्देनज़र आप देखेंगे कि सिलेक्शन होगा वो अच्छा ही होगा और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेलेक्ट होंगे। बाकी जहाँ तक बाकी जो आपके पैकेजेस हैं वो पैकेजेस के लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर रही है, जो मेरे लिए शायद मैं उसके काबिल नहीं उसके बारे में बातचीत करने के लिए। बट जहाँ तक फ़ौज का सवाल है, हम लोग पूरी तन मन धन सबसे लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आप लोगों को आ सके, उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड कर पा रहे हैं। इरफान कुरैशी, टीवी 9। Sir, since this scheme is aimed at also to provide youthful image to the armed force, sir, how do you see this scheme can also be a transformative reforms for the Indian Army? बिल्कुल सही पूछा आपने। ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म क्यों? आज आप देखिए, कल ही आपने देखा होगा कि एक अमेरिकन जन बोल रहे थे कि जो हमारे आगे आने वाली फ़ौज है वो टेक्नोलॉजिकली क्वालिफाइड होनी चाहिए क्योंकि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिसिस हैंडल करना है। 25% जो फ़ौज है आप देखिए सब उसी में जा रही है। आज के हम फ्यूचर वॉर की बात कर रहे हैं। फ्यूचर वॉर हम क्या बात करते हैं? उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि जब अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था तो दो अपोजिट पार्टी 75 मीटर की दूरी से एक दूसरे के ऊपर फायर करती थी। क्या आप बिलीव करेंगे कि 75 मीटर की दूरी से एक दूसरे के ऊपर फायर करती थी? लेकिन आज जो हमारा वॉरफेयर का नेचर है, जो हमारा करेक्टर है, वो चेंज हो गया है। करेक्टर क्यों चेंज हो गया है? कि जो वायलेंस है वो हमारा वर्चुअल वर्ल्ड में चला गया है। तो ये जो हमारे पास ये जो पॉपुलेशन आ रही है, ये पॉपुलेशन जो है स्किल्ड होगी और जो हमारे पास नया इक्विपमेंट आ रहा है, जो हमारे पास जो वेपन्स आ रहे हैं, जो हमारे पास नए वर्चुअल वर्ल्ड में, साइबर वर्ल्ड में आ रहे हैं, साइबर वर्ल्ड में आ रहे हैं, जो एजेंसीज़ में ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, उसके लिए ये यूथ सबसे काबिल रहेगा। क्यों? क्योंकि ये प्री ट्रेंड है। अगर उसने ITI में पहले ही ट्रेनिंग हासिल कर रखी है, जैसे ड्राइवर है, आप मान लीजिए अगर उसने ऑलरेडी ही ये ड्राइविंग लाइसेंस लिया हुआ है, तो क्या होता है, हमें उसे आगे चीज़ें सिखाने के लिए फ़ायदा हो जाता है। तब मैंने अगर उसे स्पेशल गाड़ी की ट्रेनिंग देनी है, टैंक की देनी है, तो मुझे उतनी सहूलियत हो जाती है। आसिफ सुहाग, बहुत सही बात कही है आपने। मैं खुद ही एक 18वीं बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स का हूँ और मेरे 25% जो 25% ट्रुप्स हैं वो यहीं के हैं और वो भी जब आए थे तो यंग आए थे।
और मैं कुछ ने बोला था जब मैंने उनसे बातचीत की, जब इंटरव्यू लेता था, कि साहब मैं कभी बहक भी गया था बीच में, परंतु मुझे सही रास्ता दिख गया। तो ये जो स्कीम है ये यंग को अट्रैक्ट करेगी और सही रास्ते पे लेके आएगी और इंश्योर करेगी कि वो बहके ना। तो ये एक सही मुकाम है और इस मुकाम में जो भी आएगा हमारे साथ शामिल होगा उसको हमेशा सही रास्ता मिलेगा। फरहत टीवी भारत। सर मेरा ये सवाल है कि ये जो एक मॉडल जो ये यूरोपियन कंट्री है, फॉर एग्जांपल फ्रांस एंड यूके है या इसराइल है, वो इस टाइप की वृत्तियां करते हैं क्योंकि बिकॉज उनके मैन पावर की होती है, दैट्स व्हाई दे हैव टू दिस काइंड ऑफ इंडिया जो कि यूजली कोऑपरेटिव कंट्री, तो यहाँ इस चीज़ की जरूरत है जो कि ऑलरेडी फौज में वृत्तियाँ हैं। तो दूसरा जो मेरा पार्ट है, अगर हम कश्मीर की बात करें, यहाँ नौजवान फौज में भी जाते हैं लेकिन ब्रूटल में भी हो जाते हैं, तो जैसे रिस्क अगर यहाँ 4 दिन के बाद उनको ड्राइविंग करेंगे तो फिर वो किसी में जाएंगे, तो उस चीज़ को आप कैसे हल करेंगे? ओके, दूसरा सवाल मुझे समझ में नहीं आया, बट मैं आपसे दोबारा पूछूंगा उसके बारे में। पहला सवाल जो आपने पूछा है, जहाँ तक मेरी समझ है कि ये दूसरे देशों को हम क्यों कॉपी कर रहे हैं, क्या मैं सही समझ रहा हूँ? देखिए, अगर आप ध्यान दें तो आज जो हमारी पूरी भारत देश की जनसंख्या है उसमें तकरीबन 50% लोग वो हैं जिनकी उम्र 25 साल से कम है। और फौज बड़ी है या देश बड़ा है? तो देश सबसे बड़ा है। तो हमारी सबसे बड़ी कोशिश है, जो हम इसको बल्ज बोलते हैं, जो हमारे 25 साल से जूनियर हैं या मतलब कम एज के लोग हैं, इनको हम कैसे ऐसी तरबियत हासिल कराएं, ऐसे जिम्मेवार नागरिक बनाएं कि आगे आने वाले दिनों में वो देश के निर्माण में काम आए। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये एक देश की स्कीम है, होल ऑफ नेशन अप्रोच है, ताकि ये जब 4 साल बाद निकले तो कहीं भी जाए तो ये देश के निर्माण में अपना योगदान दे। जहाँ तक भारतीय सेना का सवाल है, भारतीय सेना ने इसको अमल पे लाने के पहले सारी देशों की स्टडी की कि वहाँ पे क्या क्या लागू हो रहा है। आप देखेंगे क्या अमेरिका में पॉपुलेशन नहीं है, अमेरिका में पॉपुलेशन है, बट अमेरिका में भी कुछ इसी तरह की स्कीम्स हैं। रशिया में कॉन्स्क्रिप्ट है, आप चाइना में देखेंगे कॉन्स्क्रिप्ट स्कीम है, आप देखेंगे इजराइल में हर कोई करता है, कई जगह वॉलंटियर है, कई जगह कॉन्स्क्रिप्ट है। यूएसए में सन 64 से इसको वॉलंटियर कर दिया गया था। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ये जो वॉलंटियर स्कीम है, पहले भी वॉलंटियर थी, अभी भी वॉलंटियर है, लेकिन अभी हमारा एक अलग मुद्दा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ौज का एक्सपोजर देना चाहते हैं। फ़ौज में जो हमारी ट्रेनिंग है, जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, उसके बारे में लोगों को एक्सपोज करना चाहते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, कल मैं पुंछ पैंथर और सांबा के बीच मैच देख रहा था और ये क्रिकेट मैच चल रहा था, फाइनल्स था T20 का। तो जो बेस्ट बॉलर था वानी, उससे मैं बातचीत कर रहा था। तो वानी ने मुझे बताया कि मैं तो साहब देखिए कहाँ पुंछ के मैं किसी एक पुराने गांव से आया था, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि यहाँ पे मैं शहर के लोगों के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ, और क्रिकेट खेलने के बाद मुझे पता लगा कि मुझ में काबिलियत है। तो हमारा इरादा सबसे बड़ा ये है कि हम रिमोट एरिया से उन लोगों को लाएं, 4 साल का एक्सपोजर दें, ट्रेनिंग दें और उनको एक आत्मविश्वास बढ़ाएं कि आप में काबिलियत है, आप जो करना चाहते हैं सब कुछ कर सकते हैं। और जब वो 4 साल बाद निकलेगा तो वो छाती तान के आराम से निकलेगा, जहाँ भी जाएगा उसको दोनों हाथ से रिसीव किया जाएगा। दूसरा सवाल, बेस जो है, नींव ही नेगेटिव है, डगमगा रही है, तो इसका मतलब आपको उस पर विश्वास नहीं है। तो सबसे पहले आपको इस स्कीम पे विश्वास रखना पड़ेगा और 4 साल में हमारा कोशिश यही है कि हम उसको ऐसा रास्ता दिखाएं कि वो आगे आके, वो अभी क्या है, जैसे हम पहले जहाँ पे ये कंपनी रेस करते थे, पोर्टर कंपनी रेस करते थे, जब हमने शुरू में पोर्टर कंपनी रेस की तो वो जवान आता था, मैं बोलता था कि अच्छा आज चलो हम डाबर चलते, नहीं मेरी मम्मी मना कर रही है, और वो भाग जाता था। क्यों भाग जाता था? उसे डर लगता था। तो ये 4 साल उसको जो है एक बच्चे से एक जवान बनाएगा। जब वो बच्चे से जवान बनेगा और उसकी तरबियत सही है, जब उसको वही मौलवी सही चीज़ें बताएगा कि कैसे करना है, क्या कार्रवाई करनी है, तो कुरान को किस तरह से आपने इंटरप्रेट करना है वो आपकी मर्जी है। तो जब यूनिट का हमारा जैकलाई का जब उसको मौलवी बताता है कि कुरान का ये मतलब है, तो वो सही मतलब समझेगा। और फिर वो जब सब जगह काम करेगा, जब वो त्रिवेंद्रम में काम करेगा, जब कोलकाता में काम करेगा, तो उसे पूरे देश का
एक अंदाज होगा कि देश कैसा है और वो एक कश्मीरी को किस ढंग से देख रहा है। जब वो जाएगा तो उसको वहाँ भी काम करने का मौका मिलेगा, त्रिवेंद्रम में मिलेगा, बॉम्बे में मिलेगा, हर जगह मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं पढ़ाई के तौर पे, आज राजस्थान में मेवाड़ यूनिवर्सिटी में कितने यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं और वो कितना अच्छा कर रहे हैं और वो वापस आना चाहते हैं। यहाँ भी बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने यूएस में काम किया है, वो वापस आ रहे हैं यहाँ पे और योगदान देना चाहते हैं कश्मीरियों को। तो ये तो आपका सोचने का नज़रिया है कि क्या वो नेगेटिव में ही जाएगा या पॉजिटिव में जाएगा, वो तो आपका एक नज़रिया है जिसको मैं बदली नहीं कर सकता। The last question, Mufti Islah, CNN News 18. Actually, sir, a few questions. One is about some of the numbers. I mean, how many people are you going to take? Number one, and is it happening in all the tri-series? Two is about, will northern region be preferred? Will there be any quota? I've actually slew of questions because we don't get to see you. Then, how many current soldiers who are working in army already, since this scheme is very lucrative, what is their response? Will they want to take this scheme? And lastly, sir, because we hostile neighbors also, China and Pakistan, is there any provision of reabsorbing these volunteers once they go out? Say, for example, there will be exigency. Are we going to reabsorb them? Thank you so much, sir. I think you'll have to help me out by translating all these questions. There are too many. So one by one you can pose it to me, I'll keep answering. Somebody can repeat the questions for my sake. About the figures, sir, to begin with, where are these men going? In all the tri-series or first about that? Okay. So जैसा कि आपने since you've asked me in English, I'll respond in English only. So yesterday you saw the press conference and along with the Raksha Mantri, you found all the three chiefs sitting and interacting with the media. So this scheme is applicable for all the three services. And these people would be going to all the three services. That is point number one. And they'll be proportionately absorbed. And if you remember yesterday, the naval chief gave on this issue that we are going to initially have a less number. Thereafter, we will start increasing. Let's say, for example, let's say for first year we'll have 40,000. I'm just giving you a hypothetical. The notification will give the exact number. So what will happen if we have the less number and we will find some teething problems in their rules, regulation, their facilitation, their terms and conditions. So it's a dynamic process. What will happen? We will amend those laws so that it helps out the Agniveer best. The aim is that individual should be a maximum gainer towards the end. So this is how we are looking at. Next question. Next is about, being very selfish here. Is northern region going to have a quota? Kashmir, Jammu? See, this is all India, all class. Means, if I can understand what you are saying, is there a quota system? Yes. Is that? State-wise quota. See, this is all India, all class. And what aim is that we will go down even to the block level so that everybody gets represented. That is what is the aim. Now, how the response is, that only time will tell. Some places you will find people prefer to go to Navy. Some people prefer to go to Air Force. It's something like, आप देखेंगे जो आपका south वाला area, they prefer to go to Navy. So then we'll have to kind of adjust as per the requirement. So this will be a dynamic process, but initially all the rallies which are planned will be planned all over the country. Alright, sir. The next question is about reabsorbing. Are we going to reabsorb these volunteers? Say, for example, in case of exigency, I told you about the two hostile neighbors. See, first of all, we have a system of reservists, as you understand, that when a soldier after the age of 15 to 17 years, when he goes home, he is reservist for some period. And reservist means that whenever there is a national emergency, we will call him back. Now he is a trained soldier for 15 to 17 years or even more than that. He has already served in the army. He is an experienced soldier. That is point number one. Secondly, what is the aim of this Agniveer? If the whole of nation approach we look at, if the national aim is to give the society back a youthful profile who is disciplined, who is responsible, and who will be the essential part of the nation building. Yeah, the last question was, sir, about current soldiers. Since you talked about this lucrative scheme, how many are queuing up to take this scheme? Current soldiers? Sorry. He's already. His query is that is this scheme open to the current soldiers who are already important? And what is their response, essentially? The current soldiers are already enrolled, so this scheme is not applicable to them. Their terms and conditions are already there. They have signed based on that. Having a few incidents, but compared to thousands of soldiers coming from the valley, this is just perhaps fear or scare.
Having said that, do you think that this, getting youngsters into the army as part of this Agniveers is going to help the army rather largely to fight militancy in the valley, or it's going to be a challenge for you, a mismatch between the regular soldiers and the Agniveers? सबसे पहले तो मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो आपका लास्ट वाला पॉइंट है, मिसमैच का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमने सेम थाली में खाना है, सेम लंगर से खाना है, सेम ब्लड डोनेशन करना है और सेम गोली खाने के लिए तैयार रहना है, तो कोई ऐसा मिसमैच होने का सवाल ही नहीं है। एंड आप देखेंगे कि जो जितना यंग होता है उसमें रिस्क प्रोफाइल उतना हाई होता है, तो वो तो बल्कि 4 कदम आगे चलेगा, वो तो बल्कि प्रूव करना चाहेगा कि मैं तो देखो आपसे अच्छा हूँ। तो बल्कि मैं तो समझ रहा हूँ जो हमारे जो रेगुलर सोल्जर्स हैं उनको तो एक मोटिवेशन मिलेगा कि यार ये मेरे से कैसे आगे, मैं तो रेगुलर सोल्जर हूँ, मैं तो ज़्यादा ट्रेनिंग ले चुका हूँ। तो एक तरह से आपस में कंपटीशन होगा जिसको हम हेल्दी कंपटीशन बोलते हैं। तो जब हम फायरिंग कंपटीशन करेंगे तो मैं देखूंगा अग्निवीर वाला ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, रेगुलर सोल्जर ज़्यादा अच्छे करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या है, ये जो हमारा हेल्दी एक कॉम्पिटिशन होता है उसमें हमारा क्या होता है, ओवरऑल जो हमारी कैपेबिलिटी बिल्डिंग होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। जहाँ तक आपने बोला है कि वो क्या करेगा, दूसरा सवाल आप दोबारा एक बार बताना चाहेंगे? First I was talking about this fear and the scare, because I believe it is not backed by the facts. That's okay. So asking the question. The question I was asking about, this will there be a mismatch in this sense, because they not be as trained as regulars as the regular soldiers. Will there be any problem in the second? And also there's some former generals are talking about it would be a militarization of the civil society. देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको जनरल मलिक साहब जो कारगिल के टाइम हमारे चीफ थे, उनका एक कोट जो उन्होंने कल शाम को दिया कि किसी भी नए आइडिया को लाने के पहले सबसे मुश्किल काम होता है पुराने आइडिया को अपने जहन से निकालना। ये उन्होंने हिस्टोरियन लिटिल हार्ट को कोट किया है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस जवान को मैंने जिस काम के लिए इस्तेमाल करना उस काम की मैं ट्रेनिंग उसको दे रहा हूँ। जब आप यूनिट में जाते हैं, आप टैंक देख लीजिए, जब जवान पहले साल जाता है तो कितना भी ट्रेनिंग करके आ जाए, क्या पहले से आप उसको टैंक ड्राइवरी के लिए देते हैं? नहीं देते हैं ड्राइविंग के लिए। जब आप देखते हैं उसको 2-3 साल हो गए हैं तभी देते हैं। आरटी गन के लिए देख लीजिए, जो हमारे पास स्पेशलिस्ट वेपन होता है, क्या हम उसको फायर करने देते? नहीं, हम उसको सिर्फ राइफल और एलएमजी फायर करने देते हैं। तो जो उसके लिए निहायत ज़रूरी ट्रेनिंग है, जिसको हम बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग है, उसमें हम किसी टाइप का क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। वो ट्रेनिंग मिलेगी और जिस इक्विपमेंट के लिए, जिस वेपन के लिए वो ट्रेंड हुआ है उसके लिए वो इस्तेमाल करे। जहाँ तक स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग का सवाल है, स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग उसको बाद में दी जाएगी, जैसे हेलीकॉप्टर उड़ाना है या उसके मेजर रिपेयर्स करने हैं, यूएवी का पायलट बनना है या टैंक फायर करना है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको धीरे धीरे किया जाएगा। वो आपको 4 साल जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जब आप 5वें साल के लिए सेलेक्ट होंगे, उसमें आपको वो ट्रेनिंग दी जाएगी। One last question. Sir, आरके इंडस्ट्रीज लाए हैं स्ट्राइक ब्रांड के क्वालिटी प्रोडक्ट्स की रेंज। 17 नंबर से लेकर 6 इंच तक के कील, पका हुआ लेंटर वायर, 18 गेज व 20 गेज, हर साइज के लोहे व स्टील के कब्जे, जम्मू कश्मीर के हर जिले में डिस्ट्रीब्यूटर्स बनने के लिए संपर्क करें 9419166978। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।